Everyone, welcome back to Train Your Brain. All the very best. Today is 18th of November. You have your marketing exam. CBSE Term 1 examination is there. You'll be getting 20 minutes for reading the paper. Make sure you read it well. Properly आपको questions को पढ़ना है. जो मेन उसका आंसर है उसको आपको बॉक्स में मेंशन करना है. So please follow all the rules. मार्केटिंग का जो सिलेबस है दैट्स वेरी वाइड. यू ऑल हैव बीन स्टडिंग दिस. तो आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं इस सिलेबस से उनको मैं यहाँ पे कवर कर सकूँ. उसमें मैंने बोर्ड क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं उनको भी मार्क किया है. साथ साथ कोड्स भी हैव यूज्ड सो दैट यू रिमेंबर. सो आई होप यू आर बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स बिगिन. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में. प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. कोर का मतलब होता है कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो चीज़ है दैट इज नोन एज कोर. तो कोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स का जो कोर है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. और देख लेते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं दैट आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. तो चारों ही पी से हैं इसलिए हम इसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं या 4 पीस भी कह देते हैं मार्केटिंग के. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो उसी का प्राइस डिसाइड होता है. उसी प्रोडक्ट का आप प्लेसिंग देखते हो कि उसे हमें कहाँ, किस तरह से, कौन से चैनल से प्रोवाइड करना है लोगों को और किस तरह से हम उसे प्रमोट करें, किस तरह से हम इसे लोगों तक पहुँचाएं, उसके अवेयरनेस को बढ़ाएं. तो ये जो है प्रोडक्ट मेन एलिमेंट होता है आपके मार्केटिंग मिक्स का. एक क्वेश्चन बोर्ड का यहीं पे बन सकता है कि कोर एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है. नंबर 2 इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज. तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि शायद प्रोडक्ट में सिर्फ गुड्स आते होंगे. तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही चीजें आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड होती हैं. तीसरी खास बात आती है मार्केटर गेट्स द प्रॉफिट. अब मार्केटर को प्रॉफिट मिलता है. कैसे मिलता है? जब वो सिम स्क्वायर को फॉलो कर रहा है. सिम स्क्वायर द प्रोडक्ट. अब मैंने सिम स्क्वायर यूज करा है. सिम स्क्वायर बेसिकली 4 एलिमेंट्स को अगेन दिखा रहा है. सिम स्क्वायर क्या है? ये हमने अपना एक कोड बनाया है. इसमें क्या क्या 4 चीजें आ रही हैं. 1 इज सेलिंग, इम्प्रूविंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडिफाइंग. तो कोई भी प्रोडक्ट आप एक बार बना देते हो उसके बाद वो उसकी उसी तरह से सेल्स होना ज़रूरी नहीं है. आपको उसको हो सकता है मॉडिफाई भी करना पड़े. मॉडिफाई मतलब थोड़े बहुत आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं, थोड़े बहुत आपको प्रोडक्ट में इनोवेशंस लेके आने हैं, प्रोडक्ट को आपको इम्प्रूव करना है, तभी उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी. सो अगेन वी कम बैक टू द सेम लाइन. मार्केटर गेट्स द प्रॉफिट. कैसे प्रॉफिट बढ़ेंगे? अगर वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, मॉडिफाई करेगा, थोड़ा सा बेहतर करेगा, इंप्रूव कर रहा है और जब उसे सेल करेगा फाइनली उसकी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो बढ़ेंगी और उसकी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे. चलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं. सेकंड टॉपिक इज पॉइंट की बात करते हैं. सेकंड पॉइंट वी टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स यहाँ पे. 1 इज फोकल पॉइंट, सेकंड इज स्टार्ट और तीसरा आता है एंड. ये 3 पॉइंट्स को हम लेके चल रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट है फोकल. फोकल का मतलब होता है किसी चीज का सेंट्रल होना या उस चीज का मेन फोकस पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है? तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा फोकल पॉइंट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रोडक्ट ही है. जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट की ही हम प्राइसिंग करते हैं, उसी की प्लेसिंग करते हैं, उसी का हम प्रमोशन भी कर रहे हैं. तो तीनों ही चीजें हम प्रोडक्ट के बारे में ही कर रहे हैं. तो प्रोडक्ट हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है, कोर है. वो हमारा कोर है इसलिए है क्योंकि वही लोगों की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की चीज़ है हमारे पास. दूसरी खास बात जो है इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट की दैट इज इट इज़ द स्टार्ट. आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में प्लान कर रहे हो. यू आर प्लानिंग फॉर स्टार्टिंग सम प्रोडक्ट. आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हो इसलिए बना रहे हो जिससे लोगों की जो नीड्स और वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए. तो जो प्रोडक्ट है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्लानिंग का. आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो चीज़ कोई और नहीं बट वो प्रोडक्ट ही है. एंड थर्ड थिंग इज एंड. एंड होता है कोई ऑब्जेक्टिव, कोई लास्ट चीज जिसके लिए आप काम कर रहे हैं. तो जो प्रोडक्ट है उससे फायदा क्या हो रहा है? इट इज लीडिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर बाय द प्रोडक्ट. जो हमारे कस्टमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, जिनकी यूटिलिटी उसी प्रोडक्ट से फुलफिल हो जाएगी, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो एंड है. वो एंड है जो कि हेल्प कर रहा है हमें उस सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए. तो बहुत ही सिंपल दोनों टॉपिक्स थे. मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए और प्रोडक्ट की हमने खास बात कर ली इंपॉर्टेंस की. अब जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है दैट इज़ योर लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. तो आप यहाँ पे देखिए मैंने ये 7 लेवल्स आपको बता दिए हैं और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये क्लाउड बनाया. उसका मतलब आप देखिए क्या हो सकता है. इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि हम 7वें आसमान पे हैं. तो ये याद करने का तरीका है कि लेवल्स कैसे हैं. 7 लेवल्स हैं. सो दैट आपको हो सकता है इसमें कोई स्टेटमेंट अभी दी हो और उसी स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे यूज़ करना है. तो 7 लेवल्स कौन से हैं? कोर प्रोडक्ट, generic product, branded, differentiated, customized, augmented and potential.
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेवल आता है कोर प्रोडक्ट का, इसको हम बेसिक लेवल भी बोलते हैं। तो यहीं पे आपका एक बोर्ड क्वेश्चन बनता है कि कोर प्रोडक्ट कौन सा है, वो बेसिक लेवल पे भी आ सकता है। दूसरा आता है हार्ट। कोर प्रोडक्ट को हम हार्ट भी बोल रहे हैं क्योंकि वो मेन रीजन है जिसकी वजह से हमने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी। सो इट इज द फोकस और द पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। सी फॉर एग्जाम्पल, हम कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बिकॉज कार से हमें कन्वीनियंस मिलती है, हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जो सेकेंड लेवल है दैट इज द जेनरिक प्रोडक्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि जो जेनरिक लेवल है, जेनरिक लेवल होता है जहां पे कि हम अनब्रांडेड और नॉट डिफरेंशिएटेड, जब हम सारे चीज़ों को एक ही नेम से बुला रहे हैं, सपोज मैं पेन्स कह रही हूँ, फिल्म्स कह रही हूँ, इस तरह से अगर आप कोई वर्ड यूज़ करें जिसमें कि आपने स्पेसिफाई नहीं करा, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम नहीं बोला, उसको हम जेनरिक लेवल बोलते हैं। तीसरा आता है ब्रांडेड। ब्रांडेड बहुत ही जनरल टर्म है, आप सब लोग ने सुना हुआ है। ब्रांडेड क्या है? जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप एक चीज़ को दूसरे से डिफरेंशिएट कर लेते हो। तो आपको एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम पता चल जाता है कि ये चीज़ इस कंपनी ने बनाई है। तो ब्रांडेड से क्या हो रहा है? कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मिल रहा है। इसी से देखिए मिलता जुलता है दूसरा, दैट इज डिफरेंशिएटेड। ये अगेन इस पे भी क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं, डिफरेंशिएटेड पे भी बोर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है। ब्रांडेड आर डिफरेंशिएटेड, जो मैंने यहाँ पे मेन लाइन लिखी, दिस इज ब्रांडेड आर डिफरेंशिएटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर 4-5 कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अपने बना रही हैं, उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के आपस में भी डिफरेंशिएट आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो जिस तरह से क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के अपने अपने नाम हैं, उसके बाद भी हम उन बच्चों को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी है, आप एक लेवल को दूसरे लेवल से चेंज करने के लिए आप उसे डिफरेंशिएटेड लेवल का नाम देते हैं, जहां पे कि हम ब्रांडेड ही प्रोडक्ट, प्लीज ध्यान रखिएगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं। किस तरह से? उसकी कोई स्पेसिफिक फीचर से। जैसे कि मैंने बोला कि जो नॉर का सूप है वो बहुत जल्दी बन जाता है, तो वो क्या है? वो उसका स्पेसिफिक फीचर है जिसकी वजह से वो उसकी ज़्यादा सेल्स होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड बहुत ही सिंपल है। कस्टमाइज्ड मतलब हो गया एज पर द कस्टमर, जैसा कस्टमर चाहता है वैसा आप उसे बना के प्रोडक्ट दो। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड। इसके भी अगेन बोर्ड क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा हैं। ऑगमेंटेड का मतलब होता है जिसको अभी तक ना तो कस्टमर ने सोचा है और ना ही उसने एक्सपेक्ट करा है। तो ना तो कस्टमर के कोई सजेशन आए हैं उस चीज़ को ऐसे बनाने के, और ना ही उसने एक्सपेक्ट किया है। इसका मैं आपको एक और आंसर दे देती हूँ कि जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाती है, उससे क्या होता है कि आपको एक डिलाइट होती है। डिलाइट मतलब आपने वो चीज़ नहीं सोची और उसके से भी अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए बन के तैयार हो गया। इसको कहते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड कैसे हो रहा है? वॉलंटरी इंप्रूवमेंट, जो कि आप भी अभी कर रहे हो। आप लोग अभी खुद से पढ़ रहे हो, मे बी आपके घर पे आपके पेरेंट्स भी हैं, बट दे आर नॉट फोर्सिंग यू टू स्टडी, यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन बिकॉज यू नो दिस मार्क्स इज गोइंग टू हेल्प यू। तो वो आपका वॉलंटरी इंप्रूवमेंट है। आप अपनी तरफ से, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके बेंचमार्क्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? कोशिश करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मार्केट रिसर्च करते हैं। तो मार्केट रिसर्च भी एक बोर्ड क्वेश्चन इसमें बन सकता है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। सो मार्केट रिसर्च कहाँ पे होती है? जब हम ऑगमेंटेड लेवल की बात कर रहे हैं। और जो लास्ट लेवल है, अगेन हमने यहाँ पे क्लाउड बनाया था, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि ये जो 7वें आसमान पे है, तो 7वें आसमान पे आप देखिए कौन सा है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? फ्यूचर प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने इसे आसमान की तरफ भी इसे पॉइंट करा कि आसमान देखिए बहुत ऊंचा है, उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट भी जो है ये फ्यूचर प्रोडक्ट है। तो जो अभी आया नहीं है, बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आ जाए बिकॉज ऑफ रिफाइनमेंट एंड एडवांसमेंट। आप जितना रिफाइन करेंगे, जितना चीज़ों की टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे, देयर आर चांसेस कि आप पोटेंशियल लेवल को भी अचीव कर जाएं। तो चलिए चलते हैं 4th टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जिस तरह से एक ह्यूमन की, एक एनिमल की, एक प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, कोई किसी की नंबर ऑफ ईयर्स होती है, किसी की बहुत शॉर्ट मिनट्स में लाइफ जो होती है वो खत्म हो जाती है, उसी तरह से एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल है। यू माइट बी थिंकिंग जो प्रोडक्ट है वो नॉन लिविंग है, बट स्टिल इट हैज़ अ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का यहाँ पे मतलब है विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस। उसकी 4 स्टेजेस हैं जिसको वो फॉलो करता है। सो दैट इज IGMD। IGMD क्या है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन में आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिलीज। रिलीज का मतलब क्या है? कि वो स्टेज है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। और जब भी हम इसे लॉन्च करते हैं, हमारी कोशिश क्या होती है? दैट द प्राइस हैज टू बी लेस। तो प्राइस को हम लो क्यों रख रहे हैं? बिकॉज हम पेनिट्रेटिंग प्राइस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। पेनिट्रेटिंग प्राइस पॉलिसी क्या होती है? जिसमें कि हम प्राइस को मिनिमम चार्ज करते हैं सो दैट पीपल विल बाय। तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा रिस्क है, देयर आर रिस्क बिकॉज इट्स नॉट श्योर कि पीपल विल बाय द प्रोडक्ट और नॉट। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो आपका बढ़ जाता है, और इसी तरह से जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, जितनी भी कॉस्ट हैं, वो सारी आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं।
और हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर बेस है, दे आर नॉट वेरी अवेयर। तो आपकी कोशिश क्या होती है कि कोई सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिससे कि कम लोगों के बीच में हमें पहले मालूम पड़ जाए कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं। एंड ऑल्सो एट टाइम्स देयर आर चांसेस ऑफ नेगेटिव प्रॉफिट। ये भी हो सकता है बोर्ड में आपके क्वेश्चन में आ जाए कि नेगेटिव प्रॉफिट कौन सी वाली स्टेज में होते हैं। दैट मीन्स कि इनिशियली आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज को सेकंड स्टेज बोलते हैं। सारे मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे रखे हैं, इनमें से कोई भी कीवर्ड आपको मिल सकता है क्वेश्चन में, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी स्टेज है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट एक बार को जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वहाँ पे चल चुका है, उसके बाद ग्रोथ स्टेज पे आ जाता है। तो सेकंड स्टेज पे आप देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होती जा रही है। द सेल्स आर इंक्रीजिंग। तो हर लेवल पे सेल्स जो है वो आपकी इस तरह से देखें तो सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। तो सेल्स जब इंक्रीज होंगी, जिस चीज़ में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसमें क्या होगा, और लोग भी आएंगे और लोग भी इस प्रॉफिट को अर्न करना चाहेंगे। देयरफॉर वी से देयर इज मोर ऑफ कंपटीशन। और कंपटीशन बढ़ रहा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और खरीदारी होगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिए, प्राइसेस मे रिमेन सेम। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी है वो प्राइसेस को नहीं बढ़ाए। बिकॉज वो प्राइसेस को क्यों नहीं बढ़ा रही, बिकॉज उनके ऑलरेडी अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, लोग उसे खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को। देन वाई टू इंक्रीज द प्राइस। एंड अगर आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है लोग अब उसे कम खरीदें। जो तीसरी स्टेज आती है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज मेच्योरिटी की स्टेज। मेच्योरिटी का आपको मतलब पता है, कोई चीज़ जब वो पूरी तरह से लोग उस चीज़ को समझ चुके हों, दैट इज मेच्योरिटी। आपका एक लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, आपकी समझ जो है वो बढ़ जाती है। तो मेच्योरिटी में क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से मार्केट में सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग उसे खरीद रहे हैं। और नेचुरली कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो उसका क्या होता है, उसका कॉपी होना शुरू हो जाता है। तो राइवल्स जो होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, वो भी सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 3 बनाए हैं, दैट मीन्स ज़्यादा कॉम्पिटिशन। यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन बनाया था और यहाँ पे 3 कर दिए, दैट मीन्स इस लेवल पे कॉम्पिटिशन आपका और बढ़ जाता है। कॉम्पिटिशन और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे चीज़ बना रहे हो, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो सेल्स हैं वो पीक पे हैं। पीक पे मतलब अपना मैक्सिमम जो आपकी सेल्स होती है वो मेच्योरिटी स्टेज में होती है। तो अगेन दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। प्राइस ड्रॉप हो सकते हैं, प्राइसेस जो हैं आप उसके कम भी कर सकते हो। तो किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हो या अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो अगेन बाकी से, क्योंकि बहुत सारी राइवल कंपनीज आ चुकी हैं। सो व्हाट यू डू इज यू इन्हांस द सर्विसेज। आप जो प्रोडक्ट के साथ में प्रॉमिस्ड सर्विसेज दे रहे हैं उनको बढ़ा देते हैं, या जो मार्केटिंग मिक्स है उसको थोड़ा सा अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका जो प्लेसिंग का तरीका है, जो प्रमोशन का तरीका है, उसको आप बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो लास्ट स्टेज आती है दैट इज डिक्लाइन। अगेन आप डायग्राम में देखिए, ये जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं डिक्लाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स जो हो रही हैं वो दोबारा से कम होती जा रही हैं। तो डिक्लाइन की खास चीज़ें क्या है कि जो प्रोडक्ट है अब वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। उससे बेटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, उससे एफिशिएंट प्रोडक्ट, उससे इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। तो कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई है। अब कस्टमर को ही इज़ नो लॉन्गर प्रेफरिंग टू बाय द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी, और डिमांड कम होगी तो आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो भी कम हो जाएगी। तो सेल्स, प्रॉफिट, कंपटीशन, आप देखिए सेल्स, प्रॉफिट, कंपटीशन, तीनों ही चीज़ें कम हो रही हैं। ना सेल्स हो रही है, ना प्रॉफिट आ रहे हैं उससे, और ना ही ज़्यादा आपका कंपटीशन भी है। कंपटीशन क्यों नहीं होगा, बिकॉज अब सबको दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लोग नहीं डिमांड कर रहे, तो और जो कंपनीज हैं वो भी उस मार्केट को छोड़ के हट जाती हैं। बट अगेन एक बोर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हिडन कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। हिडन कॉस्ट क्या है, अब जिन लोगों के पास उसका स्टॉक है, जिन लोगों के पास इस प्रोडक्ट का स्टॉक होगा, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको लोगों को, उनके जो सेल्स फोर्स है उसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग उसके बारे में लोगों को बताएं, कस्टमर्स को बताएं और उस प्रोडक्ट को सेल आउट करें। आप एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हो जिससे कि लोग उस चीज़ को खरीदें। तो आपकी जो हिडन कॉस्ट है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है बट प्रमोशन वगैरह की कॉस्ट है, क्योंकि आपको वो स्टॉक हटाना है, तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी डिक्लाइन स्टेज में आती है। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिएगा।